एक अहम जो रिमीडियम है, जो सेक्टर लॉ है, मैक्सिम है, जिसका के बहुत सारे जुडिशियल एग्जाम्स में और लॉ के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें वो मैक्सिम्स जो है उसकी रेशो 75% है, जो वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो है जी यूबी जस्ट ईबी रिमीडियम, लिखा हुआ भी आ रहा है स्क्रीन पे, आप उसको देख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है और यूबी जस्ट ईबी रिमीडियम जो है ये क्या होता है एक्चुअली। अब इसको अगर हम लीगल वे में, लीगल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो रिमीडियम का मतलब होता है एक्शन और डिमांड, और द पर्सन कैन टेक एक्शन। ऐसा शख्स जो कि जिसके पास अथॉरिटी है कि वो उस किसी भी ऐसे काम के खिलाफ एक्शन ले सकता है। कहां? द पर्सन कैन टेक एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, रिमीडियम का ये मतलब है। और जो जज होता है, जज का मतलब होता है लीगल, कानूनी। ठीक है जी। अब यूबी जज ईबी रिमीडियम को जब हमने एलैबोरेट करना है, इसकी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बता देता हूं कि इसको अगर लीगल वे में मैक्सिम्स की सूरत में देखा जाए तो यूबी जज ईबी रिमीडियम का मतलब जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि देयर इज नो रॉन्ग विदाउट एनी लीगल एक्शन, यानी ऐसा कोई काम नहीं है या ऐसा कोई भी जुर्म नहीं है जिसका के एक्शन कानूनी तौर पर ना लिया जा सकता हो। अब लीगल एक्शन क्या है और इलीगल एक्शन क्या है? जब ये इस मीडियम के तहत कोई केस अदालत में जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट में इस मैगजीन को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। जब ये अदालत में जाएगा तो अदालत इसमें ये चीज देखती है कि कौन सा एक्शन जो है वो इलीगल तौर पे आया है, कौन सा लीगल तौर पे आया है। मतलब फर्ज करें इलीगल एक्शन वो होगा जिसका उस कंसर्न पर्सनैलिटी के साथ, कंसर्न इंस्टीट्यूशन के साथ कोई तल्लक नहीं बनता होगा, वो इलीगल एक्शन हो जाएगा। और जो लीगल एक्शन होगा वो ये होगा कि देयर इज नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी, यानी यूबी जस्ट ईबी का जो मतलब है कि वो कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा वो गलत कारी नहीं है, कोई ऐसा गलत एक्ट नहीं है जिसका कोई कानूनी रास्ता ना हो या कोई कानूनी एक्शन जिसके खिलाफ ना लिया जा सकता हो। हर रॉन्ग के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। तो अब इसमें जो लीगल एक्शन जो डायरेक्ट उसके साथ होगा, पार्टी इन्वॉल्व होगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको वो जेन्युइनली लीगल एक्शन करार दिया जाएगा। अब रिमीडियम का मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि डिमांड भी है और हैविंग राइट ऑफ टेक एक्शन भी है अगेंस्ट द पर्सन, अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन। अब जस्ट का मतलब है लीगल, कानूनी। अब इसमें जो बंदा लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर जिसके साथ कोई ज्यादती हुई है, कोई ऐसी बात हुई है, वो डायरेक्टली कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर अपना कॉम्पनसेशन, कंसिडरेशन मांग सकता है उस शख्स से, उस इंस्टीट्यूशन से, उस पर्देवाद से, उस इदारे से जिसके खिलाफ भी उसको शिकायत हैं। अब इसकी एग्जांपल यह है कि आपके घर के बाहर कोई इदारा आता है, वो बगैर किसी आपकी परमिशन के आपके घर के बाहर गड्ढा खोद के चला जाता है, अपनी तारें पीटीसीएल गुजार देता है फर्ज करें, तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन जो लेंगे वो लीगल एक्शन इसलिए ही होगा कि वो आपके घर के बाहर आपकी टेरिटरी में उसने किया है, अदरवाइज वो इलीगल एक्शन करार दिया जाएगा, केस खारिज हो जाएगा। तफसीली तौर पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाईकोर्ट को इजाजत दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ, अपने हल्का अहबाब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो इल्म है उसको फैलाना भी सदका जारिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाईकोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सवाल ये है कि जी कुछ लोग रॉन्ग नंबर से फैमिलीज को कॉल करते हैं, तंग करते हैं, मैसेजेस करते हैं या व्हाट्सएप करके उनको जो फाहश वीडियोस हैं या फाहश मैसेजेस हैं वो उनको करते हैं। इसके बारे में साइबर क्राइम के हवाले से भी पहले मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स आपको कॉल करता है आपके नंबर पर और आप से वो बदतमीजी करता है या बदकलामी करता है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा कानूनी हल मौजूद है जो कि हम
इस वीडियो में उसका तज़किरा करेंगे। वीडियो को गौर से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कानूनी मालूमात, कानूनी राय और हमारी फ़र्म की खिदमत हासिल करने के लिए आप हमारे साथ नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात यह है कि अगर किसी शख्स के पास वो मेल है या फीमेल है, उसको जो है वो लोग फ़ोन करते हैं, कोई भी शख्स इंडिविजुअली उसको कॉल करता है या कोई मैसेज करता है जिसमें वो एक थ्रेट का एलिमेंट आ जाता है। मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर एक शख्स का किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, ज़ाहिर है कोई मसला मसाइल होगा या किसी वजह से ही वो उसको कॉल करेगा, अदरवाइज तंग करने के लिए या कोई और थर्ड पर्सन तो उसको नहीं कर सकता, कोई ना कोई कंसर्न ज़रूर होता है। अब जो केसेस आते हैं सामने या देखने में आते हैं उनमें इसी तरह ही है कि कोई प्रॉपर्टी का इश्यूज होते हैं या कोई और मामला, दोस्ती के हवाले से कुछ मामला होते हैं या प्रोफेशनली कुछ मामला इस तरह के होते हैं। तो लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को जो है वो या एक शगल के तौर पर भी मजाक, अजराह मजाक भी, तो दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए भी उनको जो है वो इस तरह की कॉल्स जो है वो करते हैं। अब उसमें जनाब जो लीगल हमारी अथॉरिटी है या लीगल जो फ्रेमवर्क है उसमें इसको लाने के लिए कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब कोई शख्स किसी को फ़ोन करके थ्रेट करता है और उसको धमकी देता है कि भाई तुम्हें मैं देख लूँगा, तुमने ये क्यों किया, या तुमने फलां काम किया है उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, या कोई डेरोगेटरी वर्ड यूज़ करता है फ़ोन पर कॉल कर कर आपके नंबर के ऊपर कॉल करता है और फिर वो ये अल्फाज कहता है, तो इसमें आपके पास क्या रेमेडी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस शख्स को जो आपको कॉल कर रहा है, आपने उसको कोई किसी किस्म का जवाब नहीं देना। अगर आप भी उसको धमकी दे देंगे और जवाब में आप भी उसको गाली देंगे, गाली बकेंगे, इतना हौसला आपको रखना पड़ेगा अगर आप उसको लीगल पे राय में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दस्तक गिरबान पहले हो जाते हैं, जबकि कानूनी तौर पर अगर किसी शख्स को आप जकड़ते हैं तो उससे बेहतरीन और कोई तरीक़ेकार नहीं हो सकता जिसमें आपकी रिस्पेक्ट भी कायम रहती है, बाकी रह जाती है और आपको इंसाफ भी जो है वो मिलता है। अब जनाब इसमें कोई शख्स अगर आपको कॉल करके बदकलामी करता है, गालियाँ देता है, कोई थ्रेटनिंग एलिमेंट उसमें आ जाता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या मैं तुम्हें देख लूँगा, ये मैं तुम्हें देख लूँगा भी जो है वो धमकी की एक सेंस में आ जाता है। और इसका एक वाक़या आपके साथ एक तज़किरा मैं करता चलूँ इसी हवाले से। कुछ अर्सा पहले एक इलाके में जो है वो दो पार्टीज़ थी, दो लोग थे, दो ग्रुप्स थे, उनका आपस में कुछ थोड़ा बहुत लागतबाजी थी, कुछ झगड़े शगड़े उनके होते रहते थे नॉर्मल नोयत के। तो वो आपस में मतलब दोनों एक कह लें कि एक क्या उसको कहना चाहिए कि एक छोटा एक फैमिलीज के लोग थे, यानी एक मीडियोकर टाइप फैमिलीज थी। वो आपस में एक दूसरे को कहते रहते थे, उनकी जो सर्द जंग है वो चलती रहती थी कि कोई इस इश्यूज की वजह से कोई शायद दीवार का इशू था। तो वो एक दिन ना उनका जाहिर है जो इस तरह के लोग होते हैं उनका कोई एक पंगा तो नहीं होता, दूसरे मामला भी उनके होते हैं। तो गली में मोहल्ले में जब वो लोग निकले, जो मेरे पास ये केस है मैं आपको उसकी स्टोरी सुना रहा हूँ, उसमें अब जो ए था उसने बी से ये कहा कि मैं तुम्हें आज देख लूँगा, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं, तुमने ये जो हरकत किया मैं तुम्हें इसका नतीजा ज़रूर भुगतूंगा। और अल्लाह की करनी ऐसे ही को 3-4 दिन के बाद जो बी था, ए ने बी को धमकी दी थी और उसने किया कुछ नहीं था, ना उसका कोई इरादा था, क्योंकि ये हैबिचुअल थे, इस तरह की हरकत आपस में ये करते रहते थे, कजन से मामला इनके चलते रहते थे। अब आफ्टर द डे उसके बाद जो 3-4 दिन गुजरे तो किसी और शख्स के साथ जिसके साथ उसका कोई इशू था, वो बंदा जो था बी कत्ल हो गया। पुलिस आई, मोहल्लेदारों ने गवाही दी, इस शख्स ने ही इसको कल, ये 50-60 लोग खड़े थे, इनका झगड़ा हुआ और उसने धमकी दी थी कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैंने तुम्हें अब छोड़ना नहीं है। तो 3.5 साल वो केस उन्होंने काटा और मेरे पास वो केस था। उसकी 3.5 साल बाद उस शख्स की ज़मानत हुई और ज़मानत होने के बाद जब वो जेल से बाहर आया मर्डर केस में, तो केस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई कि उस शख्स का जो एक्चुअल मर्डरर था वो कोई और था, ये नहीं था। उसकी ज़मानत होने के बाद वो अभी भी केस ट्रायल में है, लेकिन खैर वो जो असल कल्प्रिट्स हैं वो भी कानून के जो है वो नहीं आए, बिहाइंड द बार नहीं आए।
लेकिन वो मामला उनके लिए बहुत संगीन नौयत का सामने हो गया था कि 3.5 साल तक वो बंदा भी आइंदा बाहर रहा बगैर किसी वजह के, सिर्फ उसने एक धमकी दी थी। तो लिहाजा जो फ़ोन करते हैं या जो इस तरह की जहनीत रखते हैं उनके लिए भी इस वीडियो में मैं बताऊं कि ये बहुत आपके लिए फैटल हो सकता है और बहुत लीथल हो सकता है कि आप इस तरह की हरकत करें। अब दूसरी जो चीज़ है जी, इसमें जब आप किसी को फ़ोन करके धमकी देते हैं और वो शख्स जो है वो उस धमकी को रिकॉर्ड कर लेता है, ज़ाहिर है रिकॉर्ड करना पड़ेगा शहादत के तौर पर, और काबिल दखाल शहादत है अब जो रिकॉर्डिंग है, और 25D टेलीग्राफ एक्ट के तहत उस शख्स के खिलाफ जो है वो मुकदमे का इंदराज कर दिया जाएगा और पुलिस उसकी फौरी तौर पर FIR देगी और उसमें अगर कोई गवाहान है उनसे शहादत भी ली जाएगी और ये प्रॉपर एक क्रिमिनल केस बन जाएगा। लिहाजा अगर आप किसी को फ़ोन करके ऐसा करते हैं तो आप भी बाज़ो ममनून रहें, और अगर किसी को कोई ऐसी कॉल आती है उसके लिए मेरी ये कानूनी सजेशन है कि वो शख्स उसको बराबर फिर रिप्लाई ना दे, उस चीज़ का गालम गलोच का जवाब, या कोई जो उसको इंटिमिडेशन की जा रही है, थ्रेटनिंग वे में थ्रेट किया जा रहा है, तो उसका वो जवाब थ्रेट करके उसको ना दे, उसको रिकॉर्ड करे, उसकी बात सुने, उससे बात करे, लेकिन उसको थ्रेट ना करे। लेकिन अगर आप थ्रेट करते हैं तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके केस में ताकत रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को, इस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मसला आज के दौर का सबसे ज़्यादा फैलने वाला मसला है। इसके बहुत सारे केसेस जो हैं वो रोज़ाना के बुनियाद पर फाइल हो रहे हैं, और ख़ुद भी मुसीबत से बचें, दूसरों को भी मुसीबत से बचाएं। उम्मीद है ये टॉपिक पसंद आया होगा। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें। इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कानूनी खदमात हासिल करनी हो तो हमारे नंबर्स नीचे आ रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुबीन जाफर भट्टी, एडवोकेट, हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है जी हमारा, वो है आपका जुडिशल एग्जाम्स के हवाले से। बहुत ही हॉट टॉपिक है और बहुत सी क्वेरीज, बहुत से सवालात इसके बारे में मौजूद पूछे जा रहे हैं कि ये किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है, हु इज एलिजिबल फॉर दैट, और इसमें इसी हवाले से बात करेंगे कि जो जुडिशल एग्जाम्स हैं जी उसकी सीट्स कब निकलती हैं। सबसे पहला सवाल जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है वो ये है, उसका जवाब कि ये सीट्स जो है वो हर साल नहीं निकलती। जब इनकी ज़रूरत होती है, ये उस वक़्त जो आपके ऑफिशियल गैजेट्स हैं, यानी जो अखबारात, कौमी अखबारात हैं, उनके अंदर फिर इनकी जो इश्तिहारात हैं वो आ जाते हैं। आपने उन इश्तिहारात को जो है वो देखना होता है और वहाँ से फिर आपने आगे इसको अपना जो एडमिशन है, जो क्राइटेरिया है, अगर आप उस पर फुलफिल करते हैं तो आपने उसको भेज देना होता है। दूसरा सवाल जो इसके हवाले से है जी, देखें सबसे अच्छी चीज़ जो जब कानून जो है या जो लॉयर्स हैं उनके जो प्रोफेशन है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशन है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज्जत इसमें रखी हुई है कि इससे अच्छा फुलफिलिंग वर्क कोई और हो ही नहीं सकता, कोई जॉब हो ही नहीं सकती जिसमें आप दूसरों को इंसाफ दिला सकते हैं। अल्लाह ताला आपको इस काबिल बना देता है। तो उन लोगों से हटकर जो नॉन प्रोफेशनल पीपल्स हैं, प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, उसमें ये होता है जी कि आपका जो 2 साल का अरसा होता है, जब आप अपना लॉ कंप्लीट कर लेते हैं, LLB कंप्लीट हो जाता है आपका, उसके बाद आपने एक लोकल बार काउंसिल, जो आपके शहर की बार काउंसिल होती है, डोमिसाइल्ड बार काउंसिल जिसको कहते हैं, उसमें आप अपनी बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं। वो बार काउंसिल जो है आपको लाइसेंस इशू कर देता है, और लाइसेंस इशू हो जाने के बाद आजकल उसमें पहले लैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर LLB में आपका एडमिशन होता है। उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने गैट का ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट जो आपने पढ़ा है उसके मुताबिक आपने देना होता है। उसके बाद फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस लाइसेंस को जब आप अप्लाई कर देते हैं पंजाब बार काउंसिल में, पंजाब बार काउंसिल आपको जो है वो लाइसेंस इशू करता है। उसके बाद आपने अपनी लोकल बार, जहाँ के आप रहायशी हैं, रहने वाले हैं, वहीं से ही आपको, जहाँ से आपने डोमिसाइल्ड बार है वहाँ से आप अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद वहीं आपको मेंबरशिप भी लेनी पड़ती है। जब आप वो मेंबरशिप ले लेते हैं, उसके बाद जिस दिन आप, ये सवाल ज़हन में रखने वाला है कि अगर आपने LLB किया 2021 में फ़र्ज़ करें और 2025 में 24 में वो कंप्लीट हो गया,
और आपने 2026 में जाके पंजाब बार काउंसिल के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, देन आपने अप्लाई किया अपनी जो डोमिसाइल्ड बार है, यानी जो आपकी लोकल बार है, जहां पे आपकी रेजिडेंशियल सिटी है, आप जब अप्लाई कर देंगे जी, तो उसके बाद फिर वो डेट कंसीडर होगी जुडिशियल एग्जाम्स के लिए जब आपने उसको अप्लाई किया होगा। ये बात बहुत ज्यादा जहन नशीन रखने वाली है। तो जब आप उसको अप्लाई कर दिया, उस डेट से 2 साल पूरे होने तक आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस जो है वो जारी कर दिया जाता है, वो भी जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो उसको जब आप अप्लाई करेंगे, हाई कोर्ट का आपका लाइसेंस आ जाएगा, देन योर एलिजिबिलिटी वुड बी स्टार्टेड कि आप नाउ यू आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द एग्जाम्स ऑफ जुडिशियल एग्जाम्स नॉर्मली कॉल्ड। तो आप उसमें फिर जी अपने जो पार्टिसिपेशन है उसका हक रखते हैं। अब उसमें क्या होता है, उससे पहले 2 साल का अरसा जो हमारे वकला हजरात हैं वो अगर अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं, कंटिन्यूटी उसमें रखते हैं और जेन्युइनली उसकी अदालतों को अटेंड करते हैं, अपने सीनियर्स के साथ अटैच रहते हैं और इलेक्शन एक्टिविटीज़ या दीगर एक्टिविटीज़ जो हैं एक्स्ट्रा करिकुलम उनमें पार्ट नहीं लेते, अपनी प्रैक्टिस पे तवज्जो रखते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जो है वो चल जाती है। और प्रैक्टिस अगर चल जाए तो फिर जुडिशियल एग्जाम्स या जुडिशरी में आने का आपको इतना फायदा नहीं होगा। ये मेरी एक पर्सनल सजेशन है, क्योंकि इफ़ यू आर अ सक्सेसफुल लॉयर तो आपको जज बनकर अपनी ड्यूटी पर बैठकर जो है सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और गर्मियों में सुबह 8 बजे से 3 बजे तक आप उसमें बैठते हैं जाके, तो फिर उसकी ज़रूरत आपको नहीं रहती। देखिए, फिर लॉयरशिप एक आज़ाद पेशा है और उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हर पेशी के हिसाब से फीस वसूल किया करते थे कि जिस पेशी पे उन्होंने जाना होता था उस दौर में, मतलब आप 1000 रुपया पेशी का वो लेते थे। और उसके अलावा जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, राम जेठमलानी, इंडिया के सबसे बड़े और मशहूर जो वकील थे, वो एक एक हेयरिंग का, एक एक तारीख का 1-1 करोड़ रुपया भी चार्ज करते रहे हैं। तो उसके अलावा और भी बहुत से पाकिस्तान में बहुत नाम है जो अच्छे पैसे लेते हैं। अब यहाँ पे आपका ये अपना रूल होता है कि आपने जो आपने पर पेशी के हिसाब से फीस लेनी है या फिर आपने जो है वो अब पूरे केस की फीस आप किसी के साथ तय कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और वो आप ग्रांट आपको वो कर देता है बंदा जिससे आप फीस जिसका काम कर रहे हैं, जिसका केस आप लड़ रहे हैं। अब जुडिशियल एग्जाम्स में जी सब्जेक्ट्स की चेंजिंग कुछ की गई है। पहले नॉर्मली क्रिमिनल और सिविल लॉ होता था एग्जाम, अब इसमें उन्होंने थोड़ा सा इसको कोर्ट लाइन को बढ़ा भी दिया है। पूरी मुकम्मल जुडिशियल एग्जाम का जो सिलेबस है उसकी वीडियो मेरी मौजूद है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी कर दूंगा, आप वो भी जरूर देख लीजिएगा। आपको उससे जुडिशरी का जो सिलेबस है उसका गाइडलाइन मिल जाएगी सारी। तो हमारा जो चूंकि आज का टॉपिक है वो जुडिशियल एग्जाम्स के हवाले से है कि उसका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या है। तो वो वीडियो आप सिलेबस वाली देख लेंगे, आपको काफी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। अब उसमें जी ये 2 साल का अरसा जब आपने कंप्लीट किया है उसके बाद आपने एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देनी है और उसके बाद आपके पास जो चांसेस होते हैं वो पहला पेपर आपने दिया, आप उसमें सक्सेसफुल हो गए और अगर नहीं हुए फिर दूसरे चांस में नहीं हुए तो फिर तीसरा लास्ट चांस आपके पास होता है, आप एक दफ़ा फिर उसको ट्राई कर सकते हैं। अब एज लिमिट की अगर बात करें तो एज जो लिमिट है जुडिशियल एग्जाम्स के लिए वो लेस देन 35 ईयर्स है कि आपकी जो उम्र है वो 35 साल तक हो, 35 साल से कम हो। और अगर वो 35 साल से कम है तो आप उस अरसे में जो है वो एग्जाम्स अपना दे सकते हैं, उसकी कंटिन्यूटी आपकी हो जाती है। अब अगर आपकी एज 35 साल है या 35 साल होने वाली है और उससे पहले ही एग्जाम का जो है वो आ जाता है, आप उसमें अप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद आपके पास एक ही चांस होगा, क्योंकि आपकी उम्र अगर 35 साल से ऊपर होगी फिर आप दूसरा या तीसरा चांस अवेल नहीं कर सकते, या अगर आपने दूसरा चांस अवेल किया तो फिर तीसरा नहीं कर सकते। यानी 35 साल की उम्र तक 3 चांसेस जो हैं वो आपने अवेल करने होते हैं। अब इसकी जो कोर्स आउटलाइन है वो भी देख लीजिएगा। क्राइटेरिया थोड़ा टफ कर दिया है, जो कि 2014 में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें 600 सीट्स निकली थी जिसमें से 450 लोग पास हो गए थे। अब उसके बाद जो 4 एग्जाम्स हुए, एक रिसेंट एग्जाम कंडक्ट हुआ है
उसमें जो अप्लाई करने वाले लोग थे, वकला हजरात थे, उनकी तादाद जो थी वो मोर देन 7,000 थी, और उसमें से सिर्फ 21 पीपल्स जो थे वो पास कर सके थे अपना एग्जाम्स, और उसमें एक खातून थी और 20 दूसरे लोग थे। यानी आप खुद अंदाजा कर लें कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, और सिर्फ 21 लोग जो हैं वो उस एग्जाम्स को पास किया उन्होंने। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा तौर है, एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जो भरमार वकला की हो गई है, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और करमचंद मोहन दास गांधी जो थे, करमचंद गांधी थे, उनके दौर में भी ये मामला छिड़ा था। यानी 1920 में आप कह लें, 1920 में कि जी ये जो वकला हैं इनकी तादाद है बहुत भरमार है अदालतों में, और इनको कम करने के लिए जो क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन ऑफ LLB का, उसको चेंज किया जाए। अब भी हमदे ही ताला पाकिस्तान में ये 5 साल का लॉ कर दिया गया है, 3 साल का लॉ खत्म हो गया है बिल्कुल। 2018 में जो हाई कोर्ट ने एक जो अपना बयान उसका जो एक फैसला किया था इस LLB के हवाले से, वो ये था कि जो 2018 तक जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई हुई है, 2018 वाले वो पेपर देंगे 3 साल का, और उसके अलावा कोई भी शख्स जो है वो 3 साल का LLB नहीं करेगा, ना कोई कॉलेज ना कोई यूनिवर्सिटी उसको करवाएगी। और ये बहुत अच्छा एक कदम है। 5 साल के LLB का मतलब ये है कि प्रोफेशनल्स जो हैं वही आगे आएंगे। जिस तरह एक डॉक्टर होता है और एक इंजीनियर होता है, उसके पेरेंट्स को ये पता होता है कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, या बेटी को। तो इसी तरह ही लॉ का भी उन्होंने क्राइटेरिया अच्छा किया है कि जो पेरेंट्स को ये पता होगा कि उनका बेटा या बेटी जो है वो वकील बनना चाहते हैं, वो उन्हीं को लोगों को इस पेशे में लेके आएंगे। इस तरह जो वकला है उनकी एक अच्छी करीम सामने आएगी, और ये प्रोफेशन जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा उसमें हेल्पफुल साबित होगी उन लोगों की आमद। तो ये सिलसिला कार बहुत अच्छा है, ये बहुत पहले ही खैर इस पर इम्प्लीमेंटेशन कर देना चाहिए था। अब इसके ऊपर मेरी एक और कुछ सजेशंस हैं। मैं चीफ जस्टिस जो हैं पाकिस्तान के, उनको एक लेटर भी लिखने वाला हूँ, जिसमें मैं उनको ये सजेशंस दूंगा कि जो बार काउंसिल में लोग आ जाते हैं, जो अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं, वो अब प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या वो सिर्फ लाइसेंस ले लेते हैं। और नॉर्मली देखने में ये बात आई है कि जो लोग लाइसेंस ले ले, प्रैक्टिसिंग लायर के पास देखें इतना वक्त नहीं होता। ये मेरे पास फाइलों का ढेर लगा हुआ, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ। प्रैक्टिसिंग लायर के पास ये वक्त नहीं होता कि वो किसी से जाके फजूल तरीके से दंगा फसाद करे, लड़ाई करे। जी अगर आपका किसी का साथ डिस्प्यूट है, आप उसको लीगल नोटिस सर्व करें, आप उसको कानूनी दायरा कार में लेकर आए, वहां उसकी सरजंश करें, ना कि आप उसके साथ जो है वो बाज़ कुछ इस तरह के हालात हो भी जाते हैं, नागुज़ीर हालात हो जाते हैं कि आप अवॉइड नहीं कर सकते उन सर्कमस्टांसेस को, अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती है। वो बहुत कम होनी चाहिए, 2% 3% होनी चाहिए, वो 97% नहीं होनी चाहिए जो कि है। अब जो प्रोफेशनल लोग आगे आएंगे उससे इस प्रोफेशन की इज्जत भी बढ़ेगी। प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स इस प्रोफेशन को कहा गया है, और इसकी जो उसको लुक आफ्टर करना है वो हमारा ही फर्ज है। हमने ही अपने वकील भाइयों का, अपने इदारे का और अपनी जो कम्युनिटी है उसका सर फख्र से बुलंद रखना है। तो ये बहुत अच्छा कदम है, और आप लोगों से भी ये अपील है कि जब आप लोग इस प्रोफेशन में हैं तो काइंडली आप प्रोफेशन के लिए ही आए। जब आप अपने इस प्रोफेशन से लगाव रखेंगे, आप इसके देखिए बाकी जो डिग्रीज होती हैं उनमें आपको आने से पहले पढ़ना पड़ता है। जब लॉ की डिग्री ऐसी है, जब आप वकील बनते हैं तो वकील बनने के बाद आपकी असल स्टडी शुरू होती है। आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं, आपको नए से नए कवानीन से वाकफियत रखनी पड़ती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर तो आपको ये करना पड़ेगा। तो इसमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें जब आप लोग आएँ। LLB करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस पर तवज्जो करें, अपने क्लाइंटेज को बढ़ाएं, और अपने क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए आप उनके लिए काम करें, उनको अदालत से इंसाफ लेकर दें। तो इंशाल्लाह आपका जो रोज़गार है, जो प्रोफेशन है, वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और एक मिसाली साबित होगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक, ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है जी हमारा, वो है आपका जुडिशल एग्जाम्स के हवाले से। बहुत ही हॉट टॉपिक है, और बहुत सी क्वेरीज, बहुत से सवालात इसके बारे में मौजूद पूछे जा रहे हैं कि ये किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है, हु इज़ एलिजिबल फॉर दैट। और इसमें इसी हवाले से बात करेंगे कि जो जुडिशल एग्जाम्स हैं जी, उसकी सीट्स कब निकलती हैं। सबसे पहला सवाल जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है
वो ये है उसका जवाब कि ये सीड्स जो है वो हर साल नहीं निकलती। जब इनकी ज़रूरत होती है ये उस वक़्त जो आपके ऑफिशियल गैजेट्स हैं यानी जो अखबारात कौमी अखबारात हैं उनके अंदर फिर इनकी जो इश्तिहारात हैं वो आ जाते हैं। आपने उन इश्तिहारात को जो है वो देखना होता है और वहाँ से फिर आपने आगे इसको अपना जो एडमिशन है जो क्राइटेरिया है अगर आप उस पर फुलफिल करते हैं तो आपने उसको भेज देना होता है। दूसरा सवाल जो इसके हवाले से है जी, देखें सबसे अच्छी चीज़ जो जब कानून जो है या जो लॉयर्स हैं उनके जो प्रोफेशन है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशन है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज्जत इसमें रखी हुई है कि इससे अच्छा फुलफिलिंग वर्क कोई और हो ही नहीं सकता, कोई जॉब हो ही नहीं सकती जिसमें आप दूसरों को इंसाफ दिला सकते हैं। अल्लाह ताला आपको इस काबिल बना देता है। तो उन लोगों से हटकर जो नॉन प्रोफेशनल पीपल्स हैं प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं उसमें ये होता है जी कि आपका जो 2 साल का अरसा होता है जब आप अपना लॉ कंप्लीट कर लेते हैं, LLB कंप्लीट हो जाता है आपका, उसके बाद आपने एक लोकल बार काउंसिल जो आपके शहर की बार काउंसिल होती है, डोमिसाइल्ड बार काउंसिल जिसको कहते हैं, उसमें आप अपनी बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं। वो बार काउंसिल जो है आपको लाइसेंस इशू कर देता है और लाइसेंस इशू हो जाने के बाद आजकल उसमें पहले लैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर LLB में आपका एडमिशन होता है, उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने गैट का ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट जो आपने पढ़ा है उसके मुताबिक आपने देना होता है। उसके बाद फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस लाइसेंस को जब आप अप्लाई कर देते हैं पंजाब बार काउंसिल में, पंजाब बार काउंसिल आपको जो है वो लाइसेंस इशू करता है। उसके बाद आपने अपनी लोकल बार जहाँ के आप रहायशी हैं, रहने वाले हैं, वहीं से ही आपको जहाँ से आपने डोमिसाइल्ड बार है वहाँ से आप अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद वहीं आपको मेंबरशिप भी लेनी पड़ती है। जब आप वो मेंबरशिप ले लेते हैं उसके बाद जिस दिन आप ये सवाल ज़हन में रखने वाला है कि अगर आपने LLB किया 2021 में फ़र्ज़ करें और 2025 में 24 में वो कंप्लीट हो गया और आपने 2026 में जाके पंजाब बार काउंसिल के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, देन आपने अप्लाई किया अपनी जो डोमिसाइल्ड बार है यानी जो आपकी लोकल बार है जहाँ पे आपकी रेजिडेंशियल सिटी है, आप जब अप्लाई कर देंगे जी तो उसके बाद फिर वो डेट कंसीडर होगी जुडिशियल एग्जाम्स के लिए जब आपने उसको अप्लाई किया होगा। ये बात बहुत ज़्यादा जहन नशीन रखने वाली है। तो जब आप उसको अप्लाई कर दिया उस डेट से 2 साल पूरे होने तक आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस जो है वो जारी कर दिया जाता है, वो भी जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो उसको जब आप अप्लाई करेंगे हाई कोर्ट का आपका लाइसेंस आ जाएगा, देन योर एलिजिबिलिटी वुड बी स्टार्टेड कि आप नाउ यू आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द एग्जाम्स ऑफ जुडिशियल एग्जाम्स नॉर्मली कॉल्ड। तो आप उसमें फिर जी अपने जो पार्टिसिपेशन है उसका हक रखते हैं। जुडिशियल एग्जाम्स के हवाले से बहुत ही हॉट टॉपिक है और बहुत सी क्वेरीज, बहुत से सवालात इसके बारे में मौजूद पूछे जा रहे हैं कि ये किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है, हु इज एलिजिबल फॉर दैट। और इसमें इसी हवाले से बात करेंगे कि जो जुडिशियल एग्जाम्स हैं जी उसकी सीट्स कब निकलती हैं। सबसे पहला सवाल जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है वो ये है उसका जवाब कि ये सीट्स जो है वो हर साल नहीं निकलती। जब इनकी ज़रूरत होती है ये उस वक़्त जो आपके ऑफिशियल गैजेट्स हैं यानी जो अखबारात कौमी अखबारात हैं उनके अंदर फिर इनकी जो इश्तिहारात हैं वो आ जाते हैं। आपने उन इश्तिहारात को जो है वो देखना होता है और वहाँ से फिर आपने आगे इसको अपना जो एडमिशन है जो क्राइटेरिया है अगर आप उस पर फुलफिल करते हैं तो आपने उसको भेज देना होता है। दूसरा सवाल जो इसके हवाले से है जी, देखें सबसे अच्छी चीज़ जो जब कानून जो है या जो लॉयर्स हैं उनके जो प्रोफेशन है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशन है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज्जत इसमें रखी हुई है कि इससे अच्छा फुलफिलिंग वर्क कोई और हो ही नहीं सकता, कोई जॉब हो ही नहीं सकती जिसमें आप दूसरों को इंसाफ दिला सकते हैं। अल्लाह ताला आपको इस काबिल बना देता है। तो उन लोगों से हटकर जो नॉन प्रोफेशनल पीपल्स हैं प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं उसमें ये होता है जी कि आपका जो 2 साल का अरसा होता है जब आप
अपना लॉ कंप्लीट कर लेते हैं, LLB कंप्लीट हो जाता है आपका, उसके बाद आपने एक लोकल बार काउंसिल, जो आपके शहर की बार काउंसिल होती है, डोमिसाइल्ड बार काउंसिल जिसको कहते हैं, उसमें आप अपनी बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं। वो बार काउंसिल जो है आपको लाइसेंस इशू कर देता है, और लाइसेंस इशू हो जाने के बाद आजकल उसमें पहले लेट का एग्जाम देना पड़ता है, फिर LLB में आपका एडमिशन होता है, उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने गैट का ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट जो आपने पढ़ा है उसके मुताबिक आपने देना होता है। उसके बाद फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस लाइसेंस को जब आप अप्लाई कर देते हैं पंजाब बार काउंसिल में, पंजाब बार काउंसिल आपको जो है वो लाइसेंस इशू करता है। उसके बाद आपने अपनी लोकल बार जहां के आप रहायशी हैं, रहने वाले हैं, वहीं से ही आपको, जहां से आपने डोमिसाइल्ड बार है वहां से आप अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद वहीं आपको मेंबरशिप भी लेनी पड़ती है। जब आप वो मेंबरशिप ले लेते हैं उसके बाद जिस दिन आप, ये सवाल ज़हन में रखने वाला है कि अगर आपने LLB किया 2021 में फर्ज करें और 2025 में 24 में वो कंप्लीट हो गया, और आपने 2026 में जाके पंजाब बार काउंसिल के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, देन आपने अप्लाई किया अपनी जो डोमिसाइल्ड बार है, यानी जो आपकी लोकल बार है जहां पे आपकी रेजिडेंशियल सिटी है, आप जब अप्लाई कर देंगे जी, तो उसके बाद फिर वो डेट कंसीडर होगी जुडिशियल एग्जाम्स के लिए जब आपने उसको अप्लाई किया होगा। ये बात बहुत ज्यादा ज़हन नशीन रखने वाली है। तो जब आप उसको अप्लाई कर दिया, उस डेट से 2 साल पूरे होने तक आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस जो है वो जारी कर दिया जाता है, वो भी जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो उसको जब आप अप्लाई करेंगे, हाई कोर्ट का आपका लाइसेंस आ जाएगा, देन योर एलिजिबिलिटी वुड बी स्टार्टेड, कि आप नाउ यू आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द एग्जाम्स ऑफ जुडिशियल एग्जाम्स नॉर्मली कॉल्ड। तो आप उसमें फिर जी अपने जो पार्टिसिपेशन है उसका हक रखते हैं। सवाल ये है कि जी कुछ लोग रॉन्ग नंबर से फैमिलीज को कॉल करते हैं, तंग करते हैं, मैसेजेस करते हैं, या व्हाट्सएप करके उनको जो फाहश वीडियोस हैं या फाहश मैसेजेस हैं वो उनको करते हैं। इसके बारे में साइबर क्राइम के हवाले से भी पहले मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स आपको कॉल करता है आपके नंबर पर और आप से वो बदतमीजी करता है या बदकलामी करता है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा कानूनी हल मौजूद है, जो कि हम इस वीडियो में उसका तज़किरा करेंगे। वीडियो को गौर से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कानूनी मालूमात, कानूनी राय और हमारी फ़र्म की खिदमत हासिल करने के लिए आप हमारे साथ नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात यह है कि अगर किसी शख्स के पास वो मेल है या फीमेल है, उसको जो है वो लोग फ़ोन करते हैं, कोई भी शख्स इंडिविजुअली उसको कॉल करता है या कोई मैसेज करता है जिसमें वो एक थ्रेट का एलिमेंट आ जाता है। मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर एक शख्स का किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, जाहिर है कोई मसला मसाइल होगा या किसी वजह से ही वो उसको कॉल करेगा, अदरवाइज तंग करने के लिए या कोई और थर्ड पर्सन तो उसको नहीं कर सकता, कोई ना कोई कंसर्न ज़रूर होता है। अब जो केसेस आते हैं सामने या देखने में आते हैं, उनमें इसी तरह ही है कि कोई प्रॉपर्टी का इश्यूज होते हैं या कोई और मामला, दोस्ती के हवाले से कुछ मामला होते हैं, या प्रोफेशनली कुछ मामला इस तरह के होते हैं। तो लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को जो है वो या एक शगल के तौर पर भी, मजाक, अजराह मजाक भी, तो दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए भी उनको जो है वो इस तरह की कॉल्स जो है वो करते हैं। अब उसमें जनाब जो लीगल हमारी अथॉरिटी है या लीगल जो फ्रेमवर्क है, उसमें इसको लाने के लिए कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब कोई शख्स किसी को फ़ोन करके थ्रेट करता है और उसको धमकी देता है कि भाई तुम्हें मैं देख लूँगा, तुमने ये क्यों किया, या तुमने फ़लाँ काम किया है, उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, या कोई डेरोगेटरी वर्ड यूज़ करता है फ़ोन पर कॉल कर आपके नंबर के ऊपर कॉल करता है और फिर वो ये अल्फाज कहता है, तो इसमें आपके पास क्या रेमेडी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस शख्स को जो आपको कॉल कर रहा है, आपने उसको कोई किसी किस्म का जवाब नहीं देना। अगर आप भी उसको धमकी दे देंगे और जवाब में आप भी उसको गाली देंगे, गाली बकेंगे, इतना हौसला आपको रखना पड़ेगा अगर आप उसको लीगल पे राय में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दस्तक गिरबान पहले हो जाते हैं, जबकि कानूनी तौर पर अगर किसी शख्स को आप जकड़ते हैं
तो उससे बेहतरीन और कोई तरीक़ेकार नहीं हो सकता जिसमें आपकी रिस्पेक्ट भी कायम रहती है, बाकी रह जाती है और आपको इंसाफ भी जो है वो मिलता है। अब जनाब इसमें कोई शख्स अगर आपको कॉल करके कोई बदकलामी करता है, गालियाँ देता है, कोई थ्रेटनिंग एलिमेंट उसमें आ जाता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूँगा या मैं तुम्हें देख लूँगा, ये मैं तुम्हें देख लूँगा भी जो है वो धमकी की एक सेंस में आ जाता है। और इसका एक वाक़या आपके साथ एक तज़किरा मैं करता चलूँ इसी हवाले से। कुछ अर्सा पहले एक इलाके में जो है वो 2 पार्टीज़ थी, 2 लोग थे, 2 ग्रुप्स थे। उनका आपस में कुछ थोड़ा बहुत लागतबाज़ी थी, कुछ झगड़े-शगड़े उनके होते रहते थे, नॉर्मल नौइयत के। तो वो आपस में मतलब दोनों एक कह लें कि एक क्या उसको कहना चाहिए कि एक छोटा एक फैमिलीज़ के लोग थे, यानी एक मीडियोकर टाइप फैमिलीज़ थी। वो आपस में एक दूसरे को कहते रहते थे, उनकी जो सर्द जंग है वो चलती रहती थी कि कोई इस इश्यूज़ की वजह से कोई शायद दीवार का इशू था। तो वो एक दिन ना उनका ज़ाहिर है जो इस तरह के लोग होते हैं उनका कोई एक पंगा तो नहीं होता, दूसरे मामलात भी उनके होते हैं। तो गली में, मोहल्ले में जब वो लोग निकले, जो मेरे पास ये केस है मैं आपको उसकी स्टोरी सुना रहा हूँ। उसमें अब जो ए था उसने बी से ये कहा कि मैं तुम्हें आज देख लूँगा, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं, तुमने ये जो हरकत किया मैं तुम्हें इसका नतीजा ज़रूर भुगतूंगा। और अल्लाह की करनी ऐसे ही को 3-4 दिन के बाद जो बी था, ए ने बी को धमकी दी थी और उसने किया कुछ नहीं था, ना उसका कोई इरादा था, क्योंकि ये हैबिचुअल थे, इस तरह की हरकत आपस में ये करते रहते थे, कज़न से मामला इनके चलते रहते थे। अब आफ्टर द डे उसके बाद जो 3-4 दिन गुजरे तो किसी और शख्स के साथ जिसके साथ उसका कोई इशू था, वो बंदा जो था बी कत्ल हो गया। पुलिस आई, मोहल्लेदारों ने गवाही दी, इस शख्स ने ही इसको कल, ये 50-60 लोग खड़े थे, इनका झगड़ा हुआ और उसने धमकी दी थी कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैंने तुम्हें अब छोड़ना नहीं है। तो 3.5 साल वो केस उन्होंने काटा और मेरे पास वो केस था। उसकी 3.5 साल बाद उस शख्स की ज़मानत हुई और ज़मानत होने के बाद जब वो जेल से बाहर आया मर्डर केस में, तो केस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई कि उस शख्स का जो एक्चुअल मर्डरर था वो कोई और था, ये नहीं था। उसकी ज़मानत होने के बाद वो अभी भी केस ट्रायल में है, लेकिन खैर वो जो असल कल्प्रिट्स हैं वो भी कानून के जो है वो नहीं आए, बिहाइंड द बार नहीं आए, लेकिन वो मामला उनके लिए बहुत संगीन नौयत का सामने हो गया था कि 3.5 साल तक वो बंदा बिहाइंड द बार रहा बगैर किसी वजह के, सिर्फ उसने एक धमकी दी थी। तो लिहाजा जो फ़ोन करते हैं या जो इस तरह की ज़हनियत रखते हैं उनके लिए भी इस वीडियो में मैं बताऊं कि ये बहुत आपके लिए फैटल हो सकता है और बहुत लीथल हो सकता है कि आप इस तरह की हरकत करें। अब दूसरी जो चीज़ है जी, इसमें जब आप किसी को फ़ोन करके धमकी देते हैं और वो शख्स जो है वो उस धमकी को रिकॉर्ड कर लेता है, ज़ाहिर है रिकॉर्ड करना पड़ेगा शहादत के तौर पर और काबिल दखाल शहादत है अब जो रिकॉर्डिंग है, और 25D टेलीग्राफ एक्ट के तहत उस शख्स के खिलाफ जो है वो मुकदमे का इंदराज कर दिया जाएगा और पुलिस उसकी फौरी तौर पर FIR देगी और उसमें अगर कोई गवाहान है उनसे शहादत भी ली जाएगी और ये प्रॉपर एक क्रिमिनल केस बन जाएगा। लिहाजा अगर आप किसी को फ़ोन करके ऐसा करते हैं तो आप भी बाज़ो ममनून रहें, और अगर किसी को कोई ऐसी कॉल आती है उसके लिए मेरी ये कानूनी सजेशन है कि वो शख्स उसको बराबर पे रिप्लाई ना दे, उस चीज़ का गालम गलोच का जवाब या कोई जो उसको इंटिमिडेशन की जा रही है, थ्रेटनिंग वे में थ्रेट किया जा रहा है, तो उसका वो जवाब थ्रेट करके उसको ना दे, उसको रिकॉर्ड करे, उसकी बात सुने, उससे बात करे, लेकिन उसको थ्रेट ना करे। लेकिन अगर आप थ्रेट करते हैं तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके केस में ताकत रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को, इस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मसला आज के दौर का सबसे ज़्यादा फैलने वाला मसला है। इसके बहुत सारे केसेस जो हैं वो रोज़ाना के बुनियाद पर फाइल हो रहे हैं और ख़ुद भी मुसीबत से बचें, दूसरों को भी मुसीबत से बचाएं। उम्मीद है ये टॉपिक पसंद आया होगा। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें। इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कानूनी खदमात हासिल करनी हो तो हमारे नंबर्स नीचे आ रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।